नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 14 मई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज़, वाई नॉट प्लेस कन्विक्ट्स अंडर हाउस अरेस्ट, आस्क सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेचर मतलब स्टेट का लेजिस्लेचर हो गया, हमारी पार्लियामेंट हो गई, उसको ये बोला है कि भाई एक बार आप इस आइडिया के बारे में सोचें कि क्यों ना प्रिजन्स की ओवर क्राउडिंग को होने से रोकने के लिए हाउस अरेस्ट के प्रावधान को लेके जाया जाए। तो यहाँ पे बेंच ऑफ जस्टिस यू ललित और के एम जोसेफ साहब बैठे थे और इन्होंने बोला कि भाई कोरोना वायरस के केसेस जेल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस रिस्पेक्ट में कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा मतलब लेजिस्लेचर कोई ऐसा नियम कानून बना सकता है जिसमें आगे आने वाले समय में इन कैदियों को जेल में न रख के काम कर सकते हैं, उनको उनके घर में बंद कर दो। तो घर में बंद करने का तरीका क्या होता है कि भाई वो पर्सन उस घर के अंदर है और बाहर आपने किसी प्रकार की सिक्योरिटी बैठा दी और वो सिक्योरिटी इस बात को इंश्योर करेगी कि वो पर्सन अपने घर से बाहर ना निकले। अभी इसी मैटर में कुछ दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी थी जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना साहब, और इन्होंने कुछ डायरेक्शंस इशू किए जिसमें इन्होंने बोला कि भाई कुछ प्रिजनर्स को पैरोल पे भेजा जा सकता है, उनको इंटरिम बेल दी जा सकती है ताकि प्रिजन्स में थोड़ी भीड़ कम हो सके। रीज़न भी प्रिजन्स में भीड़ ज़्यादा है और कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है। 2019 में जो प्रिजन्स का ऑक्यूपेंसी रेट था वो 118.5% था, मतलब जितनी जगह थी उससे 18.5% लोग ज़्यादा हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो फिगर्स ने 2019 में क्या बोला कि 18,86,000 इनमेट्स को एडमिट किया गया था जेल में। समझिए, किसी को जेल में डाला गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो जेल में रहा, हो सकता है वो बहुत जल्दी जेल से निकला है। डेली बेसिस पे ऐसा होता है कि कुछ लोगों में छोटी मोटी चोरी में अरेस्ट किया जाता है और 5-6 दिन बाद अगर उनकी हियरिंग हो गई तो उनको जल्दी छोड़ भी दिया जाता है। 2019 में टोटल नंबर ऑफ जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे वो थे 3,30,487, जो कि 69.05% थे टोटल नंबर ऑफ प्रिजनर्स के। मतलब कि प्रिजनर्स में जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है, मतलब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है बट कोर्ट ने अभी उन्हें दोषी करार नहीं दिया, कोर्ट में उनके केस के ऊपर बहस चल रही है, तो ऐसे प्रिजनर्स भी बहुत ज़्यादा है। तो कोर्ट के सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस आए थे वो क्राइम जिनकी सज़ा 7 साल से कम है, जो ज़्यादा सीरियस नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में कैदियों को छोड़ा जा सकता है एटलीस्ट इस कोरोना के दौरान। और छोड़ने के लिए आप हाउस अरेस्ट जैसा कोई नियम कानून बना सकते हैं, ऐसा यहाँ पे जुडिशरी लेजिस्लेचर को बोल रही। हालांकि इस प्रकार का नियम कानून पैन इंडिया बेसिस पे केवल पार्लियामेंट ही बना सकती है। लोकल लेवल पे एक शॉर्ट टर्म मेजर के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स भी बना सकती है, बट पैन इंडिया लेवल पे केवल पार्लियामेंट ही इस कानून को बना सकती है। ऑलरेडी सरकार 6,818 करोड़ रुपए खत्म करती है प्रिजन्स के ऊपर। इस रिस्पेक्ट में हाउस अरेस्ट को जस्टिफाई करते हुए जस्टिस जोसेफ ने बहुत लंबे समय से हाउस अरेस्ट की कुछ आप कह सकते हो थ्योरी सामने आई, जैसे सेंट पॉल द अपोस्टल इन रोम, इनको हाउस अरेस्ट किया गया था। फिर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हाउस अरेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, जो कि जे रॉबर्ट रेली और रिचर्ड ए बाल ने लिखी। इसमें लिखा हुआ है कि पोलैंड में, साउथ कोरिया में, इंडिया में, सोवियत यूनियन में हाउस अरेस्ट को यूज़ किया जाता था पॉलिटिकल डिसेंटर्स को दबाने के लिए। तो इस रिस्पेक्ट में हाउस अरेस्ट को इंडिया में जस्टिफाई करके एक नियम कानून तरीके की आगे नियम कानून के हिसाब से सरकार आगे लेके आए, क्योंकि अभी के नियम कानूनों में हाउस अरेस्ट का कंसेप्ट है ही नहीं। अभी के नियम कानूनों में दो कंसेप्ट है, एक है पुलिस कस्टडी, एक है जुडिशियल कस्टडी। इन दोनों कस्टडीज में क्या फ़र्क होता है कि भाई जुडिशियल कस्टडी का मतलब ये होता है कि एक एक्यूज्ड पर्सन को कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू जेल में भेजा गया है। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, चाहे कोर्ट ने 10 दिन का ऑर्डर दिया हो, चाहे कोर्ट ने क्या नाम से 2 साल की सजा दी हो, मतलब जब कोर्ट ने जस्टिफाई किया कटघरे में खड़े होकर एक पर्टिकुलर पर्सन को कि तुम इतने समय तक जेल में रहोगे, तो वो होती जुडिशियल कस्टडी। एक होती पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में क्या होता है कि भाई एक बार पर्सन अरेस्ट हुआ, उसको जॉकर लॉकअप में बंद कर दिया, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इसको आप पुलिस कस्टडी बोलोगे। कभी कभी क्या होती है कि जब केस एक जज के सामने जाता है तो पुलिस जज साहब से बोलती है कि साहब इस क्रिमिनल को पुलिस कस्टडी में दीजिए, क्योंकि हम इसके साथ इस बातों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। तो जब भी एक जज एक पर्टिकुलर पर्सन को जेल में भेजता है तो वो बताता है कि हम पुलिस कस्टडी में भेज रहे हैं या जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं। इसके दो फर्क हैं। जब वो जुडिशियल कस्टडी में है तब पुलिस वालों का एक्सेस उस पर्टिकुलर पर्सन के पास लिमिटेड रहेगा। देखिए, अगर आप यूपी पीसीएस या कोई और पीसीएस का एग्जाम दोगे ना, तो उसमें हो सकता है कि आप जेल सुपरिटेंडेंट बनो आगे चल के। तो जेल सुपरिटेंडेंट का काम क्या होता है, एक जेल का मैनेजमेंट एक जेल सुपरिटेंडेंट का काम होता है। उस जेल के अंदर कैदियों को रखना,
ये जेल सुप्रिटेंडेंट का काम है। अभी अगर किसी पर्टिकुलर कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा है किसी क्रिमिनल को, तो फिर वो जेल में बंद होगा और उस समय पे पुलिस अपने मन के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। अगर जुडिशियल कस्टडी के दौरान पुलिस को पूछताछ करनी है उस पर्टिकुलर पर्सन से, तो कोर्ट के ऑर्डर्स लेके आने पड़ेंगे। और अगर पुलिस को पूछताछ करनी है तो पुलिस जाके जज के सामने खड़ी होती है कि मिलॉर्ड, मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन से इस केस में सुनवाई करनी है, तो आप इसको पुलिस कस्टडी में दे। तो अगर जज ने पुलिस कस्टडी अलाउ कर दी, मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो फर्क समझ में आ गया होगा आई होप आपको, पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में। एक चीज़ होती है हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट में पर्टिकुलर पर्सन में उसको घर में कन्फाइन कर दिया जाता है और उसका कम्युनिकेशन भी रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो हाउस अरेस्ट का मतलब ये है कि उसके पास फ़ोन वगैरह का भी एक्सेस नहीं रहेगा, वो ज़्यादा लोगों को फ़ोन वगैरह नहीं कर सकता और कांस्टेंट सर्विलेंस रहती है। वो घर से बाहर निकलेगा तो तुरंत पुलिस पकड़ के बोलेगी घर के अंदर चलो, बाहर नहीं निकल सकते। तो भाई कोरोना के समय में इस प्रकार के हाउस अरेस्ट की सुविधाएं इन लोगों के लिए की जा सकती हैं, ताकि भाई ये कहीं ना कहीं कोरोना से इन्फेक्ट ना हो। थोड़ा बहुत ये लोग घर भी रह लेंगे तो एक एथिक्स और ह्यूमैनिटेरियन वाला एलिमेंट भी यहाँ पे आ जाता है। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी में न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक इस वीडियो को शेयर ना किया, उस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस मिल जाएंगे, अच्छा लगे तो ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेजेस वीडियोस के थ्रू आपसे जोड़ने की कोशिश करूँगा। जो भी आपके मैसेज आते हैं उनका मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी रिस्पांस देने की कोशिश करता हूँ, खासकर ऐसे सवालों का जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए आप अपने सवाल सेंसिबल तरीके से पूछिए और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, मेरे बाकी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि यूट्यूब सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तौकताई साइक्लोन फॉर्म्स इन अरेबियन सी। ये तौकताई साइक्लोन कहाँ बन रहा है? तो ये रहा इंडिया, और ये जो लक्षद्वीप वाला इलाका है इसमें यहाँ पे आपको ये तौकताई साइक्लोन बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो भाई अपडेट कहाँ से आई है? इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये साउथ ईस्ट अरेबियन सी में है। ये जो बेसिकली मैंने इलाका दिखाया है ना आपको, ये साउथ ईस्ट अरेबियन सी ही है। ओके, अगर आप अरेबियन सी की बात मानो तो ये पूरा का पूरा अरेबियन सी है। इसमें नॉर्थ ये, साउथ ये, ईस्ट ये, वेस्ट ये, तो ये क्या हो गया? साउथ ईस्ट हो गया। अब ये जो साइक्लोन है ये नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट मूव करेगा। ओके, तो ये ऐसे भी जा सकता है पाकिस्तान के कोस्ट पे, ईरान के कोस्ट पे भी जा सकता है, या फिर यहाँ यमन के कोस्ट पे भी स्ट्रक कर सकता है। तो भाई ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेशन है ना तौकताई साइक्लोन का, हुआ ये है कि एक लो प्रेशर एरिया का इस पर्टिकुलर रीजन में बन रहा है, ऐसा बोला है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। और आगे आने वाले समय में अरेबियन सी के जो टेम्परेचर्स हैं वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्लस एक और फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है, मैडन जूलियन ऑसिलेशन। अब मैडन जूलियन ऑसिलेशन क्या है ये मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, ये एक और ट्रिकी ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है। आपने एल नीनो का नाम सुना होगा, जिसको बोलते हो एनसो एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। वो भी एक प्रकार का ऑसिलेशन है जो कि दुनिया भर के वेदर पंटेट्स पे इफेक्ट डालता है। उसी प्रकार से द मैडन जूलियन ऑसिलेशन भी एक प्रकार का ऑसिलेशन है जो कि दुनिया भर के वेदर पैटर्न्स पे इफेक्ट डालता है। तो दिस इज बेसिकली एन ओशनिक एटमॉस्फेरिक फिनोमेना विच अफेक्ट्स वेदर एक्टिविटीज अक्रॉस द ग्लोब्स। वीकली और मंथली टाइम स्केल्स पे ट्रॉपिकल वेदर में फ्लक्चुएशन लाता है। ये एक ईस्टवर्ड मूविंग पल्स है क्लाउड्स की, रेनफॉल की, विंड्स की, प्रेशर की, जो कि इक्वेटर के आसपास पाई जाती है और 30 से 60 दिन में ये जो पल्स है ये पाई ही जाती है। ओके, और इंडियन और पैसिफिक ओशंस के ऊपर ये मैडन जूलियन ऑसिलेशन का जो फिनोमेना है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो मैडन जूलियन ऑसिलेशन की वजह से, फिर उसके साथ साथ ये जो लो प्रेशर का इलाका बन रहा है साउथ ईस्ट अरेबियन सी में, उसकी वजह से, और ये जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड का सी सरफेस टेम्परेचर है, इसके कंबाइंड फैक्टर्स की वजह से एक साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप हो रहा है लक्षद्वीप के आसपास के इलाके में, और ये नॉर्थ या नॉर्थ वेस्टर्न मूव करेगा, जो कि मैंने डायरेक्शन अभी आपको मैप में दिखाई। इसका जो नाम दिया गया वो है साइक्लोन तौकते। ये साइक्लोन तौकते में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये किसी कंट्री में हिट करेगा या नहीं करेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक साइक्लोन कैसे आगे जाता है। अभी तो प्रोडिक्शन आई है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन रहा है जो कि साइक्लोन में कन्वर्ट होके नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा सकता है। इसका जो नाम है तौकते, ये रिकमेंड किया म्यांमार ने। तौकते का मतलब म्यांमार में होता है वोकल लिजर्ड गेको, तो उसकी बेसिस पे इसका नाम पड़ा। अब एक सवाल ये उठता है, नाम की बात आ गई तो साइक्लोन्स को नाम कैसे दिए जाते हैं? तो 2000 में ग्रुप ऑफ नेशंस
जिनको बोला गया वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो एशिया और पैसिफिक के रीजन्स में जो साइक्लोन आते हैं उसके रिस्पेक्ट में नामकरण कौन करेगा? तो भाई इसके मेंबर्स बने बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। किसके? 2000 में जो ग्रुप ऑफ नेशंस मिला, इन सब ने अपने सजेशंस भेजे टू द WMO ESCAP पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और इनके सजेशंस के हिसाब से साइक्लोन को नाम दिए गए। अभी के लिए 2018 में 5 और कंट्रीज में आ गई, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE और यमन। और ये लोग नाम सजेस्ट करते हैं और फिर एक अप्रोप्रिएट नाम को यहाँ पे दिया जाता है, जैसे साइक्लोन तौकते को म्यांमार ने सजेस्ट किया। जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट है फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट ग्रुप मीटिंग। ये जो फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई ना, इसको चेयर किया है श्री अपूर्व चंद्र ने। सेक्रेटरी हैं ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई 11 से 12 मई 2021 सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में। चूंकि इस बार इंडिया ने ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी एज्यूम की है तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव ने इस मीटिंग को चेयर किया। प्राइम एजेंडा क्या था मीटिंग का? प्रमोटिंग सोशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अमंग ब्रिक्स नेशन, लेबर मार्केट्स को फॉर्मलाइज करना, वुमेन के पार्टिसिपेशन को लेबर फोर्स में आगे बढ़ाना, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को लिए कुछ करना। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो मेंबर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो ब्रिक्स कंट्रीज के मेंबर्स थे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एजेंसी के यहाँ पे मेंबर थे। यहाँ पे एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट की भी बात हो रही है। ये क्या चीज़ है? तो मेंबर्स ने एग्री किया कि भाई डायलॉग्स और डिस्कशंस होंगे और सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के इशू को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ओके, तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और ये जो आपका इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एजेंसी है ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और बेसिकली यहाँ पे ये मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क बना के सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। अब आप बोलोगे यार ये सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है क्या और ब्रिक्स के बीच में सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के ऊपर क्यों बात हो रही है? तो समझिए, ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि बेसिकली एक कंट्री के अंदर उस प्रोसीजर को रेगुलेट करता है जिस प्रोसीजर से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी उसके सिटीजन्स को किसी दूसरी कंट्री में। तो अगर इंडिया ने सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं साउथ कोरिया के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ और बाकी कंट्रीज के साथ जो कि यहाँ नाम लिखे हुए हैं, तो उस केस में इंडिया के जो सिटीजन साउथ कोरिया में काम कर रहे हैं तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा कि साउथ कोरिया उन सिटीजन्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली साउथ कोरिया के जो लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, साउथ कोरिया ऑब्लिगेशन डालेगा इंडिया के ऊपर कि इंडिया इन पर्सन्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। इंडिया ने लेटेस्ट ऐसा एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट ब्राज़ील के साथ साइन किया 2018 में। अब तक कोई भी सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट यूएस के साथ साइन नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडिया का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा यूएस में काम करता है, तो यूएस के साथ इंडिया का एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो नहीं है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट है एक्सियम स्पेस एंड नासा डिटेल फर्स्ट फुल्ली प्राइवेट ह्यूमन लॉन्च। देखिए, ह्यूस्टन बेस्ड, ह्यूस्टन यूएसए में एक स्टार्टअप है एक्सियम स्पेस और नासा ने मिलके डिटेल्स रिलीज की है कि जो फोर्थ कमिंग एक्सियम मिशन है जिसको AX-1 बोला जाता है, जो कि फर्स्ट फुल्ली प्राइवेट ह्यूमन मिशन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पूरी तरीके से प्राइवेट मिशन के थ्रू एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे। यहाँ पे आपको ये जानना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, इसके रिस्पेक्ट में मैंने वीडियो बना रखी है। यहाँ पे भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कुछ पर्टिकुलर जानकारी दे रखी है। ये जो PPT है आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी, आराम से पढ़िए। वीडियो बनाई है, इसको देख लीजिए। तो ISS को मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो भाई ISS में समय समय पे ह्यूमन भेजे जाते हैं। अब ये जो एक्सियम मिशन 1 फ्लाइट है ये 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं वो प्राइवेट मॉड्यूल के थ्रू जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। मतलब प्राइवेट मॉड्यूल का मतलब इसलिए फोकस कर रहे हैं कि पहले नासा खुद अपने एस्ट्रोनॉट्स को अपने स्पेस क्राफ्ट के थ्रू भेजता था। अब स्पेस क्राफ्ट भी यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी का है और जो बेसिकली आप कह सकते हो कि ये ह्यूमन मिशन जा रहा है, देखिए जो मिशन जा रहा है, जो पॉड है, जो कैप्सूल है जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स होंगे, उसको एक्सियम ने बनाया है, एक्सियम स्पेस नाम की कंपनी ने बनाया। और जिस रॉकेट के ऊपर जा रहा है वो SpaceX का है। तो बेसिकली यहाँ के पूरा का पूरा एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है? ये हुआ है भाई साहब 2 प्राइवेट कंपनीज के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है इन प्राइवेट कंपनीज को पैसा कौन पे करेगा? नासा पे करेगा।
आप सब लोग सोचेंगे कि नासा जब पैसा पे ही कर रहा है तो खुद भेज देता, नहीं, ये प्राइवेट कंपनीज कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस दे रही हैं, कहीं ना कहीं सस्ते में एस्ट्रोनॉट्स को भेज रही हैं। ओके, तो ये जो 8 दिन का मिशन है, ये नासा कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन पे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो क्रू है, जो 4 एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूएस सेगमेंट को जगह अलॉट की गई है वहाँ पे रहेंगे। नासा एक्सियम की इन सर्विसेज के लिए $1.69 मिलियन देगा। ओके, और यहाँ पे आप देखिए कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसके रिटायर होने का समय आ रहा है 2024 या 2028 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिटायर होगा। रशिया का एग्रीमेंट 2024 तक है और रशिया ने पहले डिसाइड कर दिया है कि हम अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बन सकता है, चूंकि रिसेंटली चाइना भी अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके रिस्पेक्ट में ये भी इवेंट हो गया था कि उनका रॉकेट नीचे आके मालदीव्स के वेस्ट में गिर गया था, मैंने न्यूज़ कवर की थी। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पार्ट थे नासा, यूएस, रॉसकोस्मोस रशिया, जाक्सा जापान, ईएसए यूरोप, सीएसए कनाडा। चाइना वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नीचे कमेंट बॉक्स में बिना गूगल से देखे बताइए, तुरंत कमेंट करके, कि भाई चाइना जो अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है उसका नाम क्या है। ठीक है, एक पूरे चांसेस हैं कि एक बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिटायर हो जाता है तो उसको कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपके मन में सवाल आता है कि अभी किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको माइक्रोग्रेविटी और स्पेस इन्वायरमेंट रिसर्च लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मीटोलॉजी, फिजिक्स और बहुत से फील्ड्स में यहाँ पे शोध होता है। बट एक बार रिसर्च पर्पजेस के लिए इसको रिटायर कर दिया गया तो हो सकता है कॉमर्शियल पर्पजेस। कॉमर्शियल पर्पजेस मतलब जो बड़े अमीर टाइप के लोग हैं, टाटा बिरला टाइप के लोग, वो $1 मिलियन देंगे और बोलेंगे कि भाई हमको अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की खोज करनी है। इंडिया में तो अभी तक लोग यही प्लान कराते रहते हैं कि चलो इंग्लैंड घुमाते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज घुमाते हैं, लेकिन जो हर जगह घूम चुके हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, वो भाई सैटेलाइट पे बैठ के अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी घूमने जाएंगे। ऐसा बहुत जल्दी ही फ्यूचर में मोस्ट प्रॉब्ली होने वाला है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम से ही, और जनरल स्टडीज पेपर 3 में स्पेस के फील्ड में अवेयरनेस के रिस्पेक्ट में भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूज लास्ट माइल फंडिंग स्कीम टू बी कैटलिस्ट फॉर रियल एस्टेट। रिसेंटली एक मुंबई में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है बिल्डिंग का, जिसमें होम ओनर्स को फ्लैट एलोकेट कर दिए गए, कंप्लीटेड फ्लैट्स। बहुत लंबे समय से इशू चल रहा था। इशू ये था कि भाई बहुत सारे लोग अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पेमेंट देके फ्लैट खरीद लेते हैं और टाइम पे उनको फ्लैट मिलता नहीं है, तो वो अपने फ्लैट की ईएमआई भी दे रहे होते हैं और बाहर रेंट पे भी रह रहे होते हैं, प्लस मेंटल टेंशन की कब बिल्डिंग कंप्लीट होगी, तो वो बेचारे फंस चुके होते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के चलते फंसे थे, उनके लिए एक लास्ट माइल फंडिंग स्कीम चलाई गई थी, जिसका नाम था स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, स्वामिच। ये जो स्कीम थी, ये बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर में लिक्विडिटी को अनलॉक करना चाहती और कोर इंडस्ट्री सीमेंट और स्टील को भी बढ़ावा देगी। कैसे बढ़ावा देगी? तो हुआ ये कि एक प्रोजेक्ट को इस स्कीम के अंदर पैसा दिया गया, उस पैसे से वो जो प्रोजेक्ट रोका पड़ा था, बिल्डर्स ने फिर से प्रोजेक्ट को बनाना शुरू कर दिया। तो होता ये है कि होम ओनर्स एक लिमिटेड पैसा देते हैं। मान लो फ्लैट 50 लाख का है, तो होम ओनर्स 10-15 लाख देंगे, और फिर जब थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन पूरा होने लगेगा, जब फाइनल पूरा हो जाएगा, तो बाकी पैसा हैंड ओवर कर देंगे। तो इस प्रकार से लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कभी कभी बिल्डर्स के पास पैसों की क्राइसिस आ जाती है, तो कंस्ट्रक्शन रुक जाता है, तो उस केस में बिल्डर्स को पैसे की जरूरत होती है। ये पैसा मिला था स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग स्कीम में। इसके चलते सरकार क्या कोशिश कर रही है कि होम बायर्स और वो लोग, वो बिल्डर्स जो कि होम बनाते हैं, उनके बीच में ट्रस्ट डेफिसिट ना रहे, और इस रिस्पेक्ट में इन होम बायर्स की प्रॉब्लम को भी समझें और कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग डेवलपर्स हैं उनकी प्रॉब्लम को भी समझें। 2019 में रियल एस्टेट सेक्टर में एक काफ़ी बड़ा लिक्विडिटी स्क्वीज और कैश ट्रैप सिचुएशन आई थी, जिसके लिए सरकार ने ये स्कीम चलाई थी। तो इस रिस्पेक्ट में जो पहला इन्वेस्टमेंट था स्वामिच फंड का, वो था रिवाली पार्क वाटर ग्रीन्स। इसको आप कह सकते हो कि स्वामिच फंड को मैनेज कौन करता है, तो एसबीआई कैप वेंचर्स मैनेज करते हैं। ये जो रिवाली पार्क विंटर ग्रीन्स है, 7 एकड़ पे फैला है, 708 यूनिट्स है इसमें वेरियस कॉन्फ़िगरेशन की, और इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाता है सीसीआई प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ये एक एसोसिएट कंपनी है केबल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। इसको 180 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था, जिसमें 125 करोड़ ये यूटिलाइज कर चुका है। खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि इस स्कीम के अंदर से पैसा केवल मिडिल क्लास के लोगों के लिए ही जाएगा। अब सबसे आश्चर्य की बात मुझे ये लगी, ये तो चलिए न्यूज़ थी
न्यूज़ मैंने आपको पूरी बता दी। अब आश्चर्य की बात मुझे ये लगी, बोरीवली में ये प्रोजेक्ट है, रिवाली पार्क विंटर ग्रीन, बोरीवली मुंबई में है। जब मैंने इस प्रोजेक्ट के खोल के दाम देखे, आपको पता है क्या रेंज में यहाँ पे फ्लैट्स मिल रहे हैं? 2 करोड़ 30 लाख से 5.5 करोड़। अभी 2 करोड़ 30 लाख कोई मिडिल क्लास का बंदा अफोर्ड कर सकता है? यही सुन के मुझे अजीब लग रहा है। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है ना। खैर वो बहरहाल अलग बात है कि सॉमेज फंड से केवल मिडिल इनकम के लोगों को ही लोन मिल रहा है। एक और चीज़, जब इस प्रकार के कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग के शुरू हो जाएंगे सॉमेज फंड से पैसा उधार लेने के बाद, तो कोर इंडस्ट्री सेक्टर, सीमेंट, स्टील, ये सब का भी मतलब पैदावार बढ़ जाएगी, इनका भी बिकना शुरू हो जाएगा। चूंकि जब इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो भाई कंस्ट्रक्शन होगा तो कोर इंडस्ट्री, सीमेंट, स्टील भी आगे बढ़ेंगी। इस रिस्पेक्ट में आप सोचोगे सर फिर फायदा कैसे आएगा? फायदा ऐसे आएगा कि जब ये प्रोजेक्ट्स बनके तैयार हो जाएंगे और लोग जब इन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएंगे, इनको खरीदेंगे, जिन्होंने पहले खरीद रखा है वो बकाया पेमेंट करेंगे, कुछ लोग नया खरीदेंगे, तो उस रिस्पेक्ट में ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा घुसेगा, जिससे सारे इकोनॉमी को फायदा होगा। ये लॉजिक यहाँ लगाया जा रहा है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़, रेमिटेंसेज में इंडिया को $83 बिलियन मिले हैं। रेमिटेंसेज एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं कभी और समझाऊंगा। अभी के लिए समझ लीजिए कि इंडिया से बाहर जो लोग जाके इंडियंस रह रहे हैं वो अपने देश में अपने घर वालों के पास पैसे भेजते हैं, इसको रेमिटेंसेज बोला जाता है। 2020 में इंडिया में $83 बिलियन रेमिटेंसेज आए, जो कि पिछले साल से केवल 0.2% कम है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बोल रही है। पिछले साल रेमिटेंसेज आए थे इंडिया में $83.3 बिलियन और इस साल आए $83 बिलियन। तो हम लोग नंबर 1 है रेमिटेंसेज पे। नंबर 2 कौन है? तो चाइना है, $59.5 बिलियन इन 2020, जो कि 2019 में 68.3 पे था। तो चाइना में रेमिटेंसेज 2020 में काफ़ी कम हुए हैं और चाइना के रेमिटेंसेज इंडिया से अभी के लिए बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इंडिया में जो रेमिटेंसेज का फिगर है, यूएई से जो रेमिटेंसेज आते हैं वो 17% गिरे हैं, और उसके बजाय यूएस और बाकी होस्ट कंट्री से रेमिटेंसेज इंडिया में ज़्यादा हैं। इंडिया और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आए मैक्सिको में $42.8 बिलियन, फिलीपींस में $34.9 बिलियन, इजिप्ट में 29.6, पाकिस्तान 26, फ्रांस 24.4, बांग्लादेश 21 बिलियन। पाकिस्तान में रेमिटेंसेस की ग्रोथ 17% बढ़ी है, बहुत ज़्यादा है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स में न्यूज़ आपको काम आएगी। कुछ प्रीलिम्स की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। डॉग 1 सैटेलाइट मिशन मून में लॉन्च किया गया, स्पेस एक्स इसको लॉन्च करेगा, और स्पेस एक्स जब इस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा उसकी पूरी पेमेंट कैसे लेगा? तो वो उसकी पूरी पेमेंट एक क्रिप्टो करेंसी में लेगा जिसका नाम है डॉग कॉइन। इस मिशन को लॉन्च करने में ज्योमेट्रिक एनर्जी कॉर्पोरेशन एक मेजर रोल प्ले करी। तो ये जो सैटेलाइट है ये ज्योमेट्रिक एनर्जी कॉर्पोरेशन ने बनाया है, और लॉन्च कौन कर रहा है? स्पेस एक्स यहाँ पे लॉन्च कर रहा है अपने स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट पे। 40 किलोग्राम की ये क्यूबिक सैटेलाइट होगी। काम क्या होगा? लूनियर स्पैटियल इंटेलिजेंस फ्रॉम सेंसर्स एंड कैमरास ऑन बोर्ड। नेक्स्ट न्यूज़ है आयुष 64। क्या है ये? एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है। रिकमेंड किया था इसको नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन आयुर्वेदा एंड योग। मैं आपको पहले बता दूं आयुष 64 कोई नई दवाई नहीं है। 1980 में इसको डेवलप किया गया था फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया। किसने डेवलप किया था? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंसेज ने। इसको कोविड-19 पेशेंट्स में स्टैंडर्ड केयर की तरह भी इस्तेमाल कर दिया गया है। थोड़ा बहुत रीपर्पस किया गया है, ऐसा नहीं कि ये वही दवाई है जो 1980 में बनी थी, थोड़ा बहुत उसके फॉर्मुलेशंस को बदला गया है। चूंकि इंडिया में कोरोना के हालात इतने ख़राब हैं तो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो दवाइयाँ हैं जो थोड़ा भी कोरोना में मदद कर सकती हैं उसको भी सरकार अप्रूवल दे रही है। नेक्स्ट, मंकी सेंसस इन हरियाणा। वाइल्ड लाइफ सेंसस हुआ हरियाणा 2021 का, जिसका पार्ट था मंकी सेंसस। वाइल्ड लाइफ सेंसस ऑफ हरियाणा खुद वाइल्ड लाइफ सेंसस 2021 का पार्ट था। ये जो सेंसस कंडक्ट हुआ है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन पे हुआ है, वाइल्ड लाइफ सेंसस हरियाणा पे। इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की तरफ से 42 लाख रुपए मिले हैं इस सर्वे को कंडक्ट करवाने के लिए। ये जो आप कह सकते हो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1982 में। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एलन मस्क ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कबूला कि इनको एस्पर्जर सिंड्रोम था। इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का भी एक पार्ट मानते हैं। बेसिकली एक ऐसा पर्सन जिसको सोशली इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम हो, ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा बात करना उसको पसंद ना हो, रिपीटेटिव बिहेवियर करे, एक ही चीज़ वो बार बार रिपोर्ट करे, नियम कानून और रूटीन पे कुछ ज़्यादा फोकस दे, ओके, जो सोचता है वो वही माने, उसके अलावा अपनी सोच में थोड़ा सा भी चेंज ना करे। इस प्रकार के लोगों को आप कह सकते हो कि वो एस्पर्जर सिंड्रोम से गुजर रहे हैं। एक प्रकार का ये साइंटिफिकली प्रूवन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है।
तो ये था आज का करंट अफेयर्स, थोड़ा सा लंबा हो गया है, आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। इसको प्रमोट ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट।